हेलो दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर नंबर 7 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग प्रोसेस और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या क्या एक्टिविटी है, कैसे हम परफॉर्म करते हैं। लेकिन प्रोसेस मैनेजमेंट में और डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले हमको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को समझना पड़ेगा। पहले जरा सा डिफिनीशन देखा जाए। प्रोसेस के विषय में अगर कहना हो सिंपल वे में हम बोल सकते हैं प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। नंबर 2, अगर प्रोसेस को डिफाइन करना हो तो इट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए प्रोग्राम रनिंग ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम में जो प्रोग्राम रन कर रहा है सिर्फ उसी को हम प्रोसेस से इंडिकेट करेंगे। मल्टीटास्किंग की बात हो, मल्टी प्रोसेसिंग, प्रोसेस या टास्क दोनों एक ही टर्म है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अगर हम मल्टी प्रोसेसिंग की बात करें, मल्टीटास्किंग की बात करें, दोनों सेम टर्म है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। द एंटिटी दैट कैन बी असाइन्ड टू एंड एग्जीक्यूट ऑन ए प्रोसेसर, मतलब प्रोग्राम का वो पार्ट उस एंटिटी के विषय में बात किया जा रहा है जो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है और प्रोसेसर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर यूनिट ऑफ एक्टिविटी की बात करें, एक प्रोसेस में हमारे पास सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे, करेंट स्टेट है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के, और एसोसिएटेड सिस्टम रिसोर्सेज है जो उस प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड है। प्रोसेस के फंक्शन को पूरा करने के लिए जिस रिसोर्स की जरूरत है वो उनके विषय में बात हो रही है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कैसे होता है, तो हम बेसिकली अगर देखें एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर की बात अगर हम करें तो हम जानते हैं कि इस माइक्रो प्रोसेसर में सबसे पहले तो एएलयू होगा जिसमें प्रोसेसिंग परफॉर्म किया जाएगा। ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर की बात हम कर रहे हैं। इसके साथ इसमें और भी यूनिट है जैसे प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर और सम रजिस्टर। एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में इन सब का इंपॉर्टेंट रोल है। अब कैसे इंपॉर्टेंस है इनका, कैसे इसको हमें इसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे, इस बात को थोड़ा सा और डिटेल में समझें तो फिर हम इस एक्टिविटी को आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसको हम जरा रब कर देते हैं। एक प्रोग्राम की एक्टिविटी क्या होती है? जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करेंगे तो स्वाभाविक है कि एक एड्रेस होगा उस प्रोग्राम का। हम इस एड्रेस की बात करें, मेमोरी एड्रेस। ये मेमोरी एड्रेस रैम में होगा। हम जानते हैं कि प्रोग्राम अगर रन स्टेट में है, एग्जीक्यूटेबल स्टेट में है, तो निश्चित रूप से वो प्रोग्राम रैम मेमोरी में होगा। हार्ड डिस्क की बात हम नहीं करेंगे। अब जरा एक छोटा सा प्रोग्राम हम देखें। मान लेते हैं हमारा एड्रेस है 2000। प्रोग्राम डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधे प्रोग्राम में दो पार्ट होते हैं, ये तो आपको जानते हैं। एक तो इंस्ट्रक्शन सेट और दूसरा उससे एसोसिएटेड डेटा। तो हम सिर्फ इंस्ट्रक्शन और डेटा की बात करेंगे, उनका फॉर्मेट भी अलग अलग होता है। अभी हम जैसे बात करें, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन, देन डेटा, इंस्ट्रक्शन, डेटा, इंस्ट्रक्शन। इस तरह से हम देखें 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 एंड 2006। हम ये मान के चलते हैं कि ये 7 लाइन का हमारा कोड है जो एक प्रोसेस के नाम से जाना जाएगा। इसको हम प्रोसेस P1 का नाम दे दें। अब जरा गौर से देखें आप कि जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले ये जो एड्रेस है, स्टार्टिंग एड्रेस प्रोसेस का, वो स्टोर होता है इसी प्रोग्राम काउंटर में। यहां हम इसको इसी यहां लिख दें, ये हमारा स्टार्टिंग एड्रेस है।
और प्रोग्राम काउंटर के विषय में आर्किटेक्चर में हम पढ़ चुके हैं या हम देखेंगे। हमें पता है कि इट ऑलवेज रिटन द नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। डेटा से इसको कोई मतलब नहीं है, प्रोग्राम के सिर्फ इंस्ट्रक्शन को ये स्टोर करता है। पहला इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। इस 7 बिट कोड में यहां इस पर्टिकुलर पोजीशन पर हमारे पास डेटा है। तो डेटा की बात प्रोग्राम काउंटर नहीं करता है, प्रोग्राम काउंटर सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन की बात करता है। और जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम काउंटर इंडिकेट करता है वहीं से फेच ऑपरेशन शुरू होता है। माइक्रो प्रोसेसर उस पर्टिकुलर लोकेशन से इंस्ट्रक्शन को कॉल करके उसको लेके आता है और एएलयू में एग्जीक्यूट करता है। अब एग्जीक्यूशन की कहानी भी बिल्कुल अलग है। वो पहले इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आएगा, डिकोड होगा, आफ्टर डिकोडिंग ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। लेकिन ये हम मान के चले कि यहां से इंस्ट्रक्शन आया, इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अब यहां एग्जीक्यूशन के लिए तो डेटा चाहिए, तो डेटा नेक्स्ट लोकेशन में, नेक्स्ट लोकेशन डेटा को कॉल किया जाएगा इस इंस्ट्रक्शन के डिकोडिंग के बाद, और इस डेटा को यहां लाएंगे, प्रोसेस करेंगे, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में जाएंगे, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। मतलब प्रोग्राम काउंटर हमेशा ही हमारे प्रोसेस मैनेजमेंट में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। इट इज द इंपॉर्टेंट रजिस्टर इनसाइड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर में इस रजिस्टर की बात हम कर लिए। इसके बाद है स्टैक पॉइंटर। जैसा कि हम जानते हैं कि एक टर्म आता है इंटरप्ट। प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन के दौरान कभी भी इंटरप्ट आ सकता है, एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू इंटरप्ट आ सकता है, इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, किसी रिसोर्स के द्वारा इंटरप्ट रेज किया जा सकता है। और इंटरप्ट के आने के बाद प्रोग्राम काउंटर के इसी लोकेशन को हम स्टैक पॉइंटर में सेव करके सब इंटरप्ट सर्विस रूटीन को परफॉर्म करते हैं। तो स्टैक पॉइंटर ड्यूरिंग इंटरप्ट काम करता है, फंक्शन कॉल में काम करता है। जब भी हम अपने मेन सीक्वेंस को छोड़ के किसी भी दूसरे सब रूटीन में को कॉल करेंगे, किसी भी दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, कॉन्टेक्स्ट स्विच करेंगे, तो हमको प्रोग्राम काउंटर की जरूरत होगी। और प्रोग्राम काउंटर स्टैक पॉइंटर के एड्रेस को पॉइंट करके वो जाकर के दूसरे प्रोसेस P2 मान लेते हैं, प्रोसेस P2 को एग्जीक्यूट करना है तो उसके एड्रेस को फिर लेके आएगा। क्योंकि रनिंग प्रोग्राम हमेशा उसका इनिशियल, उसका एड्रेस जो होता है करेंट स्टेट हमेशा प्रोग्राम काउंटर में होगा, तभी वो एग्जीक्यूट करेगा। अलग अलग प्रोग्राम भले एग्जीक्यूट हो, लेकिन जिस भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा उसका करंट एड्रेस हमेशा प्रोग्राम काउंटर में होगा। अगर हमने कॉन्टेक्स्ट स्विच किया है तो उस दूसरे प्रोसेस, उससे प्रीवियस प्रोसेस के इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम काउंटर के एड्रेस को हमको स्टैक पॉइंटर में स्टोर करना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं टेम्पोररी रजिस्टर की भी बहुत जरूरत होती है और ये रजिस्टर अलग अलग ग्रुप के बनाए जाते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा रब करके आपको बताएं तो ये अलग अलग रजिस्टर हो सकते हैं, ABCD एंड सो। ये माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनल आर्किटेक्चर पर डिपेंड करेगा कितने तरह के रजिस्टर उसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कौन कौन से रजिस्टर हैं। तो इस तरह से एक प्रोग्राम जिसको हम रनिंग स्टेट में लाने के बाद प्रोसेस बोल रहे हैं, तो इस प्रोसेस में एक्टिविटी में सबसे पहले उसके सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात होगी। उसके करंट स्टेट की हम बात करें, करंट स्टेट कहने का मतलब पिछले क्लास में हमने देखा था कि एक प्रोसेस का स्टेट रेडी हो सकता है, रन स्टेट हो सकता है, वेट स्टेट हो सकता है, और नहीं तो फिर टर्मिनेट हो सकता है। अभी हम चार ही स्टेट की अगर बात करें तो ये चार स्टेट जो है, इनिशियल स्टेट को छोड़ दे तो इस चार में से किसी एक स्टेट में हमारा प्रोग्राम हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है। तो प्रोसेस के स्टेट की जानकारी भी हमको करंट स्टेट की होनी चाहिए कि भाई हमारा प्रोसेस रेडी स्टेट में है, रन स्टेट में है, या वेट स्टेट में है, या टर्मिनेट हो चुका है, या टर्मिनेट होने के स्टेट में है। तो ये इंफॉर्मेशन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में इसके एसोसिएटेड सिस्टम रिसोर्स, उसमें कोई इनपुट आउटपुट को एंगेज कर रखा है। अगर वेट स्टेट में है तो कोई आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हो सकता है गया हो, तो उस आईओ इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हमको एसोसिएटेड सिस्टम रिसोर्स की जरूरत होगी। और जो इस प्रोसेस का पार्ट होगा, मतलब हमारे प्रोसेस में ये तीनों ही पार्ट बेसिकली अटैच्ड होंगे।
प्रोसेस को इनसे अलग नहीं किया जा सकता है। और इन सारे रिकॉर्ड को अब हम मल्टी प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें, एक से अधिक प्रोसेस की बात होगी, तो ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है वो फॉर एवरी प्रोसेस, हर प्रोसेस के लिए हमको एक पीसीबी की जरूरत होगी। जैसे P1 के लिए हमने बनाया, अगर P2 प्रोसेस हमने एग्जीक्यूट किया है तो P2 के लिए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होगा। और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में अगर डिटेल्स में हम देखें तो सबसे पहले उसमें यहां पर है प्रोसेस आइडेंटिफायर, सॉरी प्रोसेस आइडेंटिफायर मतलब प्रोसेस आईडी। ये व्यवस्था ठीक उसी तरह से है कि अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में 10 प्रोसेस चल रहे हो तो उनका एक नंबर हम सीक्वेंशियल नंबर देंगे, प्रोसेस 1 2 3 4 5 6 7 8, ताकि हम हर प्रोसेस को हमारा प्रोसेसर, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि इस प्रोसेस मैनेजमेंट का काम तो ऑपरेटिंग सिस्टम का है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हर प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर सके, इसके लिए हमको प्रोसेस आईडी की जरूरत होगी। सबसे पहला काम जो ये डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस हमने बनाया पीसीबी एक तरह का डेटाबेस है जो प्रोसेस का रिकॉर्ड रखता है। तो प्रोसेस के रिकॉर्ड में सबसे पहला टर्म आएगा प्रोसेस आईडी या प्रोसेस नंबर। प्रोसेस नंबर के बाद उसके स्टेट की बात हुई, जो हमने आपको बताया कि इसमें से किसी भी स्टेट में प्रोसेस हो सकता है। तो हमको प्रोसेस आईडी पीसीबी से ही पता चल जाएगा कि हमारा प्रोसेस किस स्टेट में अभी है और वो क्या काम कर रहा है या क्या रिक्वायरमेंट है उसकी। इसके बाद एक टर्म आता है प्रायोरिटी। हम जानते हैं कि हमारे माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेस चलते रहते हैं और हर प्रोसेस की प्रायोरिटी अलग अलग होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो सबसे हायर प्रायोरिटी के होते हैं, जैसे मेमोरी रिफ्रेश करना हो अगर कंप्यूटर सिस्टम में, तो मेमोरी के रिफ्रेशमेंट के काम को हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से बिल्कुल हाई प्रायोरिटी पर रखेंगे। हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद हम मेमोरी का रिफ्रेश करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मेमोरी का डेटा ही लॉस हो जाए। तो डेटा का प्रिवेंशन सिक्योरिटी तो सबसे जरूरी है, तो उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होगी। और भी प्रोसेस ऐसे हैं, हर प्रोसेस की एक निश्चित प्रायोरिटी होती है। प्रोग्राम भी अलग अलग हमने प्रोसेस बनाया, उस प्रोसेस के लेवल पर भी प्रायोरिटी की अलग बात होती है, जो शेड्यूलिंग में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे, प्रोसेस का शेड्यूलिंग कैसे करेंगे। लेकिन हर प्रोसेस की प्रायोरिटी होगी, प्रोसेस पीसीबी में रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसके प्रायोरिटी स्टेटस को। फिर प्रोग्राम काउंटर का क्या स्टेटस है, प्रोग्राम काउंटर जो अभी हमने डिस्कस किया कि अगर कोई प्रोग्राम हमारा शुरू होता है 2000 से, अब थोड़ी देर इमेजिन कीजिए कि P2 की अगर हम बात करें तो ये भी रैम में ही होगा निश्चित रूप से। P1 अगर रैम में है तो P2 भी रैम में है, अगर प्रोसेस हमने क्रिएट किया है तो। और ये इस एड्रेस पर तो नहीं हो सकता, तो हो सकता है P2 का एड्रेस 5000 से शुरू हो, 5001 एंड सो ऑन। तो P2 के प्रोसेस ब्लॉक में प्रोग्राम काउंटर का पहला एड्रेस, जो फर्स्ट एड्रेस होगा उसको हम इंसर्ट करते हैं, वो एड्रेस होगा 5000। मतलब हर प्रोसेस मेमोरी में जहां भी एड्रेस रखा गया है उसके फर्स्ट एड्रेस को हम यहाँ प्रोग्राम काउंटर के जगह पर स्टोर करते हैं, ताकि जब भी इस प्रोसेस को कॉल किया जाए तो यहां से इसको हम आसानी से कॉल कर सकें, फेच कर सकें और प्रोग्राम को रेडी स्टेट में ला करके स्टोर कर सकें और धीरे धीरे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होगा। बीच में अगर टर्मिनेट कॉन्टेक्स्ट स्विच हम करते हैं तो फिर जिस पोजीशन पे होगा, जिस लोकेशन पर होगा, उस लोकेशन के एड्रेस को हम प्रोग्राम काउंटर में रखेंगे। जो करंट स्टेटस तो हमने बताया कि अगर कोई स्विच होता है तो स्टैक पॉइंटर में जाएगा। इसके बाद मेमोरी पॉइंटर। मेमोरी पॉइंटर मींस एड्रेस। मेमोरी में एड्रेस कहाँ है, कई बार ऐसी स्थिति भी आती है कि हमको प्रोग्राम के लिए डेटा को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, फंक्शन को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तो नेक्स्ट डेटा हमारा कहाँ मिलेगा, या मेमोरी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में जो हमारे पास एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस है उनका पॉइंटर क्या है, उनका क्या एड्रेस है, कहाँ पर हम डेटा को टेम्पोररी स्टोर या ये कर सकते हैं, मतलब रीड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं या वहां से फेच कर सकते हैं डेटा को, उसके लिए मेमोरी पॉइंटर है। कॉन्टेक्स्ट डेटा, अगर हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं दो या से अधिक प्रोसेस के बीच तो उसका इंफॉर्मेशन यहाँ रखना होगा। आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन, आईओ डिवाइस
शेयरेबल डिवाइस है, हम जानते हैं एक ही आईओ डिवाइस होता है जनरली हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। एक से अधिक प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो सारे इसको रिसोर्स को शेयर करेंगे। तो आईओ का स्टेटस इंफॉर्मेशन भी हमारे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर होगा। प्रोसेस आईओ डिवाइस रेडी है, एक्सेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर कोई दूसरे प्रोसेस को असाइन है तो हम वेट करेंगे तब तक जब तक कि हमारे लिए फ्री ना हो जाए। तो इसका स्टेटस रेडी, अवेलेबल या नॉट अवेलेबल के तौर पर हम यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद इस प्रोसेस से संबंधित जितने भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उनके रिकॉर्ड को रखना, इस प्रोसेस को कब हमने चलाया है, किस डेट को ऑपरेट किया है, अभी क्या स्थिति है, इससे संबंधित इसकी सिक्योरिटी का क्या लेवल है, इसमें किस तरह की सिक्योरिटी लगी हुई है, ये सारे इंफॉर्मेशन इसके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में आएगा। अब इसके बाद उसके ये डेटा का ब्लॉक है जिसमें हम डिटेल डेटा का रेंज वगैरह डिफाइन करते हैं, प्रोसेस के लिए कितना मेमोरी एलोकेट किया गया है, ताकि किसी भी स्थिति में प्रोसेस के एलोकेशन से बाहर हम जाकर के नहीं एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे प्रोसेस, मान लेते हैं प्रोसेस P1 का प्रोग्राम 2000 से 4999 तक जाता है। अगर हम इसको डेसिमल नंबर में ही समझे तो ज़्यादा बेटर है, 499 तक। हमको पता है कि इसके जस्ट बाद प्रोसेस P2 शुरू हो जाता है। तो प्रोसेस का लिमिटेशन कभी भी उसके बाहर नहीं होना चाहिए ताकि हम आसानी से प्रोसेस को एक्सेस कर सके। और इस तरह से हम प्रोसेस और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के विषय में जानते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। बाकी रेस्ट आप बुक में भी पढ़ सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप डायरेक्ट हमसे कॉल भी कर सकते हैं। आज के लिए यहीं छोड़ते हैं, फिर अगले क्लास में इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।